अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये वीडियो FAR 2 के स्प्रिंग 21 में आने वाले एग्जाम से रिलेटेड है। इसमें हम डिस्कस करेंगे पास पेपर्स के ट्रेंड और उस ट्रेंड को सामने रखते हुए हम देखेंगे स्प्रिंग 21 में कौन से टॉपिक ज़्यादा एक्सपेक्टेड हैं या इम्पोर्टेंट हैं जिनको हमें अच्छे तरीके से रिवाइज करना चाहिए। तो ये ट्रेंड आपके सामने है। ऑटम 14 से लेके ऑटम 20 तक 14 अटेम्प्ट तकरीबन ये हैं, उनका ये सारा ट्रेंड आपके सामने है कि किस अटेम्प्ट में कौन से क्वेश्चन आए। इस ट्रेंड को देखने से पहले हम ये याद कर लें कि ऑटम 19 से FAR 2 के सिलेबस में चेंज था। तो ये बात समझना इसलिए ज़रूरी है कि ऑटम 19 से पहले हमें ट्रेंड थोड़ा डिफरेंट नज़र आ सकता है एज कम्पेयर टू ऑटम 19 ऑनवर्ड। तो हमें ये चीज़ माइंड में रखनी है। और टेस्टिंग लेवल 1 और टेस्टिंग लेवल 2 जो है ये डिफाइन किए गए ऑटम 19 से ऑनवर्ड, और प्लस ये भी ऑटम 19 से ऑनवर्ड ये बात एग्जामिनर ने कर दी कि इंट्रो और FAR 1 लेवल के टॉपिक भी FAR 2 में टेस्ट हो सकेंगे, लेकिन वो पार्ट ऑफ अदर क्वेश्चन जो हैं वो टेस्ट होंगे। स्पेसिफिकली इंट्रो या FAR 1 का टॉपिक टेस्ट सेपरेट क्वेश्चन के तौर पे नहीं होगा। ये मेरी असेसमेंट है। ऐसा ICAP ने कुछ नहीं कहा हुआ कि वो सेपरेट टॉपिक टेस्ट, सेपरेट क्वेश्चन नहीं बनेगा उस टॉपिक के ऊपर जो FAR 1 हो या इंट्रो से रिलेटेड है, लेकिन उनसे रिलेटेड एडजस्टमेंट जरूर आएंगी, जैसे कि आई भी है, मैं वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हम पहले ग्रिड को देखते हैं। हमारे सिलेबस में 3 ग्रिड हैं या 3 ग्रिड पे हमारा सिलेबस डिवाइडेड है। पहला ग्रिड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हवाले से, जिसमें फोर्थ स्केड्यूल भी आता है, फिफ्थ स्केड्यूल भी आता है, कंपनीज के फाइनल अकाउंट भी आते हैं, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी इसी में कवर्ड है, और इसमें IAS 8 भी कवर्ड है। इसमें 25 to 35 मार्क्स का हर दफा क्वेश्चन बनता है और ये बनता रहेगा। 25 मिनिमम और मैक्सिमम 35। इसमें एक क्वेश्चन जो कंसोलिडेशन है ना वो कंफर्म होता है। ये ट्रेंड से हमें पता चल रहा है, कोई वादा नहीं है, लेकिन ये ट्रेंड से पता चल रहा है। और वैसे भी 35 मार्क्स उसने पूरे करने, तो वो एक कंसोलिडेशन का क्वेश्चन लाजमी पूछता है। सिवाय हमें एक अटेम्प्ट ऐसी है जिसमें कंसोलिडेशन का क्वेश्चन नहीं मिलता, लेकिन वो IAS 38 के साथ मिलाकर गुडविल की कैलकुलेशन उसमें भी पूछी गई है, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंसोलिडेशन उसमें भी पूछा गया है। कंसोलिडेशन के कंसेप्ट उसमें भी टेस्ट हो गए हैं। तो कंसोलिडेशन का हर दफा एक क्वेश्चन आता है। ऑटम 20 में अभी रिसेंट अटेम्प्ट में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस और अदर कंप्रिहेंसिव इनकम का एक मुकम्मल डिटेल क्वेश्चन आया 19 मार्क्स का। तो इस दफा ये लगता है कि कंसोलिडेटेड का जो क्वेश्चन आएगा वो बैलेंस शीट से होगा। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एग्जाम में पूछी जाएगी। स्प्रिंग 21 कंसोलिडेशन में क्वेश्चन आएगा, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का आएगा, ज्यादा चांसेस यही हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन कम आते हैं, और लेकिन रिसेंट अटेम्प्ट में टेस्ट हुआ। हाँ, ये भी हो सकता है कि हम एक ही क्वेश्चन में प्रॉफिट लॉस और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दोनों हमें बनाने को कहा जाए, जैसे कि पास्ट में होता भी रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन बैलेंस शीट की कंसोलिडेशन समझने की जरूर आने वाली है इस दफा, तो वो हमें अच्छी तैयार होनी चाहिए। और वैसे भी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जब आप अच्छी तैयार कर लेते हैं तो प्रॉफिट लॉस की ऑटोमेटिकली तैयारी हो जाती है। इसलिए ICAP की जो है ना वो टेस्टिंग प्रॉफिट लॉस की कम और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की ज्यादा होती है। चले, ये क्वेश्चन मैक्सिमम 20 मार्क्स का होगा, क्योंकि कोई भी टॉपिक से क्वेश्चन अब 20 मार्क्स से ज्यादा नहीं आएगा पूरे CA इंटर में। ये ICAP ने डिफाइन कर दिया हुआ ऑटम 19 से ऑनवर्ड। तो अगर 20 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन बन भी जाता है, तब भी उसके पास 10 से 15 नंबर का मार्जिन है इस पोर्शन में कि कुछ और वो पूछे। तो वो कुछ और क्या पूछेगा, वो फाइनल अकाउंट पूछेगा। लास्ट टाइम उसने IAS 8 पूछा, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी के साथ मिलाकर। मैं ये भी यहाँ पे याद करवा दूं कि कंसोलिडेशन का टेस्टिंग लेवल 2 है, जिसमें एक लेंथी क्वेश्चन आना ही आना है, लेकिन IAS 8 का टेस्टिंग लेवल 1 है। IAS 8 का टेस्टिंग लेवल 1 होने का मतलब है कि इसमें से मैक्सिमम 8 मार्क्स का क्वेश्चन बनना चाहिए, लेकिन लास्ट टाइम में तो 18 मार्क्स का बना। तो ICAP के पास ये मार्जिन मौजूद है, क्योंकि IAS 8 को जब वो टेस्ट करता है तो स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी के साथ टेस्ट करता है या बैलेंस शीट के साथ टेस्ट करता है। तो जब फाइनल अकाउंट के साथ मिलाकर टेस्टिंग करता है तो फाइनल अकाउंट का टेस्टिंग लेवल 2 है, तो उसके पास एक मार्जिन होता है कि लेंथी क्वेश्चन बना ले,
जिसमें IAS 8 की एडजस्टमेंट के साथ साथ फाइनल अकाउंट या स्टेटमेंट इक्विटी के कंसेप्ट भी टेस्ट हो जाए, लाइक बोनस शेयर की, डिविडेंड की एडजस्टमेंट भी, जो कि IAS 8 की एडजस्टमेंट नहीं है, तो वो भी इसमें टेस्ट हो जाती है। तो इसलिए उसने आई कैप ने इस रिसेंट अटेम्प्ट में 18 मार्क्स का क्वेश्चन बनाया। हालांकि अगर सिर्फ IAS 8 का क्वेश्चन हो तो इसका टेस्टिंग लेवल 1 होने की वजह से इसका 8 नंबर से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए। लेकिन IAS 8 की फ्रीक्वेंसी अगर हम देखें कि किस फ्रीक्वेंसी से पूछा जा रहा है, तो एक अटेम्प्ट छोड़कर एक अटेम्प्ट में पूछा गया, पहले 2 अटेम्प्ट छोड़कर फिर पूछा गया, तो लगता यूं है कि शायद इस दफा IAS 8 की इंपॉर्टेंस कम है। तो फिर IAS 8 नहीं पूछा जाएगा तो फिर क्या पूछा जाएगा? फिर चांसेस ये हैं कि फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन विद IAS 12, जैसा कि पास्ट में होता रहा है। पास्ट में 3 क्वेश्चन हमें फाइनल अकाउंट के प्रॉफिट लॉस के फुल फ्लैज मिलते हैं, जिसमें पार्ट ए में प्रॉफिट लॉस बनाने को कहा जा रहा है और पार्ट बी में हमें टैक्सेशन कैलकुलेट करने को कहा जा रहा है, करंट एंड डेफर्ड टैक्सेशन। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता होता है। तो पास्ट में 3 दफा ऐसा क्वेश्चन बन चुका है। अगेन आई एक्सपेक्ट कि इस दफा IAS 12 का ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाए फाइनल अकाउंट के साथ, क्योंकि उसकी सिर्फ वजह मुझे यही नजर आ रही है कि स्टेटमेंट इक्विटी का क्वेश्चन IAS 8 के साथ अभी पूछा गया, तो IAS 8 का क्वेश्चन दोबारा रिपीट करने से बेहतर है उसके पास चॉइस होगी कि वो IAS 12 को फाइनल अकाउंट के साथ मिलाए। फाइनल अकाउंट को डेफिनेटली वो किसी ना किसी IAS के साथ, पास्ट ट्रेंड को देखते हुए हम ये बात समझ सकते हैं, फाइनल अकाउंट को वो टेस्ट करता है या IAS 8 के साथ मिलाकर या IAS 12 के साथ मिलाकर। ये उसका एक फेवरेट ट्रेंड जो है वो चल रहा है। तो इस दफा चांसेस यही है कि IAS 12 के साथ मिलाकर पूछा जाएगा। लास्ट टाइम IAS 8 के साथ मिलाकर पूछा गया। तो यहाँ पे हम फाइनल अकाउंट को कंसिडर कर लेते हैं। फाइनल अकाउंट मीन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस पूछा जाएगा IAS 12 के साथ, विद IAS 12। तो इस तरह से ये 25 to 35 मार्क्स इसमें से कवर हो जाएंगे। ये पहला ग्रेड था। ये भी मैं आपको बता दूं कि जो इस टॉपिक को मैं इम्पोर्टेंट नहीं कह रहा, इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि उसको आप रिवाइज ना करें, उसकी आप तैयारी करेंगे, लेकिन जिन टॉपिक की इम्पोर्टेंस की बात की जा रही है वो उनको आप थोड़ा ज्यादा अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स में हमारे पास 4 IAS हैं, IFRS 9, IFRS 16, IAS 38 एंड IAS 40। इन 4 IAS में से 2 लाजमी टेस्ट हो जाते हैं, और ऐसा भी हुआ है कि 3-3 IAS पे टेस्ट हुए हैं। और इसमें ये भी मैं आपको बता दूं कि IFRS 9 का टेस्टिंग लेवल 1 है, IAS 41 का टेस्टिंग लेवल 1 है, यानी कि इनमें से अगर क्वेश्चन बनता है तो छोटा क्वेश्चन बनता है, लेकिन IFRS 16 और IAS 38 का टेस्टिंग लेवल 2 है दोनों का। इनमें यानी कि लेंथी क्वेश्चन बनने की उम्मीद होती है। जब फर्स्ट टाइम ये टॉपिक इंक्लूड हुए IFRS 9 IAS 41 सिलेबस के अंदर, और लाइक 2 और IAS भी हैं, IFRS 8 और IAS 21, नेक्स्ट ग्रेड के अंदर हम उसकी डिस्कशन करेंगे। तो ये जब IAS इंक्लूड हुए तो मैंने तब भी स्टूडेंट्स को ये कहा कि IFRS 9 फ्यूचर में ये साबित होगा कि ये ICAP का सबसे फेवरेट टॉपिक होगा इन 4 टॉपिक में से, न्यूली इंक्लूजन में से। उसकी वजह ये है कि IFRS 9 का हम CA फाइनल के अंदर अगर हम ट्रेंड देखते हैं तो ये CA फाइनल के अंदर बहुत ट्रेंडी क्वेश्चन है। ये हर दफा तकरीबन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट टेस्ट होता है, और वैसे भी हमारे जो अकाउंटिंग की दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो टेक्निकल एरिया समझा जाता है वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट समझा जाता है। तो इसलिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लाजमी टेस्ट होना है, हर अटेम्प्ट में टेस्ट होना है, और पिछली 3 अटेम्प्ट का ट्रेंड भी हमें यही बता रहा है। हाँ, लेकिन हमारे सिलेबस में ये सिर्फ 8 मार्क्स की टेस्टिंग होगी, लेकिन ये होती रहेगी, ये हर अटेम्प्ट में आएगा। IFRS 9 का वी कैन एक्सपेक्ट कि अगेन 8 नंबर तक का क्वेश्चन इसमें से टेस्ट होगा। IAS 41 को अगर मैं अगेन वैसे अगर CA फाइनल के ट्रेंड से देखूं तो IAS 41 हमेशा से, CA फाइनल की इसलिए बात करूं कि CA इंटर में ये सिलेबस में अब ऐड हुआ ऑटम 19 से ऑनवर्ड, इससे पहले सिलेबस में नहीं था। तो अगर हम CA फाइनल के सिलेबस को देखते हुए देखें तो IAS 41 को इतना ज्यादा फेवरेट या इम्पोर्टेंट एरिया कभी भी नहीं समझा गया। इजी सा IAS है और आसान से इसके अंदर टेस्टिंग होती है। ये IAS कभी भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझा जाता।
लेकिन अब चूंकि 4 एरिया में से अगर उसने कुछ पूछना है तो IS 41 लास्ट अटेम्प्ट में टेस्ट नहीं हुआ, इसमें से थोड़ी बहुत टेस्टिंग हो सकती है, लाइक MCQs पे हो या शॉर्ट क्वेश्चन, कुछ 4 से 5-6 नंबर का इसका क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन इस ग्रिड में जो दूसरा क्वेश्चन जो हाईली एक्सपेक्टेड है वो है लीज। लीज का अगर हम पास ट्रेंड देखें तो ये मुसलसल कई अटेम्प्ट में पूछा जाता रहा, ये इतना फेवरेट एरिया है एग्जामिनर का, FAR2 के एग्जामिनर का। लेकिन ऑटम 20 में इत्तेफाक से ये नहीं पूछा गया, तो ये लाजमी पूछा जाएगा इस अटेम्प्ट में IFRS 16। और IFRS 16 में भी आपको याद करवाऊं कि अगर आप पास पेपर्स को थोड़ा देखेंगे रिसेंट अटेम्प्ट्स के, तो जो मैन्युफैक्चरर और डीलर लेसर है ये उसका ज्यादा फेवरेट एरिया है। लेकिन अगेन इसमें हमें मजीद स्पेसिफाई नहीं करना चाहिए कि किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन लीज का क्वेश्चन बनेगा और ज्यादा चांसेस वैसे लेसर के क्वेश्चन के होते हैं। तो IFRS 16 का एक क्वेश्चन जिसके मार्क्स आप अराउंड 15 एस्टिमेट लगा लें, और 8 मार्क्स का IFRS 9 का क्वेश्चन। तो ये 23 मार्क्स यहाँ से कवर हो जाते हैं। लेकिन अभी उसके पास चूंकि थोड़ा बहुत मार्जिन होगा, ये 15 मार्क्स एक मेरा आइडिया है, लाइक 15 से 16 17 भी हो सकते हैं। तो अब अभी भी उसके पास कुछ मार्जिन है, तो वो मार्जिन वो पूरा करने के लिए इसमें से IS 41 का छोटा सा एक क्वेश्चन टेस्ट कर सकता है। तो IS 41 सिर्फ इसलिए कि वो लास्ट टाइम नहीं पूछा गया, तो जब से ये सिलेबस में ऐड हुआ है सिर्फ एक दफा पूछा गया स्प्रिंग 20 में, और वो भी अकेला नहीं, IS 21 के साथ मिलाकर पूछा गया। तो इसकी चांसेस थोड़े से हो सकते हैं IS 41 के। तो ये हो गए हमारा सेकंड ग्रेड नॉन करंट अफेयर्स का। तीसरा और आखिरी ग्रेड एथिक्स एंड अदर एरियाज। इसके अंदर हमारे पास 6 टॉपिक हैं। एथिक्स, IFRS 8 सेगमेंट रिपोर्टिंग, IS 10, IS 37 एंड इफ्रिक, IS 12 एंड IS 41, IS 21। IS 12 की बात मैं पहले कर चुका हूँ कि ये बहुत फेवरेट IS है। लीज और IS 12 और कंसोलिडेशन, हमें ये 3 क्वेश्चन हर FAR2 के एग्जाम में नजर आते ही हैं। बहुत कम होता है कि इन तीनों में से कोई एक टॉपिक स्किप हो जाए। तो IS 12 का क्वेश्चन मैं अभी ऊपर बता चुका हूँ कि फाइनल अकाउंट के साथ टेस्ट हो सकता है 15 मार्क्स की रेंज में या इससे भी ज्यादा। तो एक क्वेश्चन तो IS 12 का इस ग्रेड में बनेगा। बाकी 2 टॉपिक ऐसे हैं, IFRS 8 और IS 21, ये न्यूली ऐड हुए थे सिलेबस में ऑटम 19 में। तो इनकी दोनों का टेस्टिंग लेवल 1 है, ये लेवल 1 के टॉपिक है। अगर इनमें से कोई टॉपिक टेस्ट होगा तो वो मैक्सिमम 8 मार्क्स का टेस्ट होगा। लेकिन IFRS 8 अभी ऑटम 20 में टेस्ट हो चुका, तो इसके दोबारा टेस्ट होने के चांसेस थोड़े कम हैं। मतलब ट्रेंड भी ये नजर आ रहा है कि एक अटेम्प्ट छोड़ के एक अटेम्प्ट में आ रहा है। तो स्प्रिंग 21 में IFRS 8 के आने के चांसेस कम है एज कम्पेयर टू IS 21। IS 21 के चांसेस काफी ज्यादा है। IS 21 वैसे भी मैं बताऊं कि फ्यूचर में भी हमें ये नजर आएगा IFRS 9 की तरह। IS 21 किसी जो न्यू IS ऐड हुए हैं उनमें IFRS 9 और IS 21 सबसे ज्यादा रिपीट होंगे, क्योंकि ये थोड़े टेक्निकलिटी इनके अंदर मौजूद है। IS 41 और IFRS 8 के अंदर टेक्निकलिटीज थोड़ी कम इन्वॉल्व हैं, तो इसलिए मतलब ये IS 21 को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस दफा मैक्सिमम 8 मार्क्स का। तो 8 और 15 23 हो गए, अभी भी इसके अंदर मार्जिन मौजूद है, और वो मार्जिन वन एंड ओनली हर दफा आने वाला टॉपिक IS 37, हर दफा आने वाला टॉपिक। कोई हमें 2 अटेम्प्ट नजर आती हैं ऑटम 14 से लेके अब तक 15 अटेम्प्ट में से, सॉरी 15 है ये 14 अटेम्प्ट है ये, इनमें सिर्फ 2 अटेम्प्ट ऐसी नजर आती हैं जिनमें हमें IS 37 का क्वेश्चन नजर नहीं आता। अदरवाइज हर अटेम्प्ट में IS 37 का क्वेश्चन है, चाहे उसके साइज कुछ भी हो। 7 मार्क्स का भी नजर आता है हमें, 17 मार्क्स का भी नजर आता है। तो इस रेंज में इसके मार्क्स कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन लाजमी है। तो 10 मार्क्स की रेंज में, मतलब प्लस माइनस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस दफा फिर IS 37 का क्वेश्चन आएगा। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बताने लगा हूँ, वो है इफ्रिक 1। इफ्रिक 1 की टेस्टिंग स्प्रिंग 20 में भी हुई थी।
यानी कि प्रोविजन की कैलकुलेशन है ना IAS 37, तो IAS 37 में प्रोविजन की कैलकुलेशन वो इफ्रिक 1 के साथ पूछेगा। डीकमीशनिंग कॉस्ट, डीकमीशनिंग कॉस्ट हमारे सिलेबस में न्यूली ऐड हुई थी ऑटम 19 में जब सिलेबस चेंज हुआ था। तो इफ्रिक 1 एक दफा पहले पूछा गया स्प्रिंग 20 में, ऑटम 19 में सिलेबस में ऐड हुआ लेकिन नहीं पूछा गया, स्प्रिंग 20 में पूछा गया, फिर ऑटम 20 में नहीं पूछा गया, इस दफा दोबारा पूछा जाएगा। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है कि वो दोबारा वो पूछेगा स्प्रिंग 20 में पूछने के बाद? मैं अगेन सीए फाइनल का रेफरेंस देके बताऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक कुछ ऐसे हैं जो सीए फाइनल के सिलेबस का पार्ट होते थे, सीए इंटर में अब आए हैं। तो सीए फाइनल के एग्जामिनर का भी ये फेवरेट एरिया था डीकमीशनिंग, तो वहां पे भी इसकी फ्रीक्वेंट टेस्टिंग होती रही है। तो मुझे ये लगता है कि सीए इंटर के अंदर भी जो टॉपिक उसके वहां पे सीए फाइनल में फेवरेट रहे हैं, वो सीए इंटर में भी फेवरेट रहेंगे, कैफ में भी फेवरेट रहेंगे। तो ये आईएफआरएस 9 की तरह इसका क्वेश्चन भी, आईएफआरएस 9 तो तकरीबन हर दफा ही आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन भी रिपीट होता रहेगा इफ्रिक का डीकमीशनिंग कॉस्ट का। तो आईएस 37 मोर स्पेसिफिकली डीकमीशनिंग कॉस्ट का इफ्रिक 1 के साथ मिलाकर ये क्वेश्चन आएगा, या उसकी छोटी मोटी एडजस्टमेंट आए, कुछ भी आए, लेकिन इफ्रिक 1 दोबारा टेस्ट होने के बहुत ज्यादा चांसेस इस दफा फिर मौजूद हैं। तो ये तीन जो एरिया इसके अंदर कवर होंगे इस आखिरी ग्रेड के अंदर, IAS 37 विद इफ्रिक, IAS 21 एंड IAS 12। और IAS 12 जो टेस्ट होगा वो चांसेस ये हैं कि फाइनल अकाउंट के साथ मिलकर टेस्ट होगा। तो ये था एक ओवरऑल के FA2 में कौन कौन से टॉपिक आ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो का कुछ ना कुछ आपको फायदा होगा, आपको कुछ ना कुछ ट्रैक मिलेगा कि आपको किस टॉपिक के ऊपर ज्यादा टाइम लगाना चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।